अठारह नामी कोई बीमारी जो है, क्या वो मेडिकल फील्ड में या बेस्ड ऑन साइंस कोई रेजिस्ट करती है इस तरह? देखिए, अठारह बेसिकली क्या है, लोगों को इस चीज़ का शौर होना चाहिए। हम सिर्फ एक फीमेल है जिसके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी होती है, थोड़ी देर के बाद पता चलता है हार्ट बीट आई और ख़त्म होगी, या जो है अचानक से बच्चे की पेट में डेथ हो गई, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो प्रेगनेंसी से गुजरती है, ऊपर नीचे बच्चे हुए चले जा रहे होते हैं। तो फीमेल्स जो है, मतलब सोसाइटी आप कह लें, फीमेल्स नहीं, सोसाइटी जो है वो उसे लेबल कर देती है 18 बेसिकली। अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें तो इट इज़ रिकरेंट मिसकैरेजेस। ठीक है, रिकरेंट मिसकैरेजेस को साइंस ने डिफरेंट तरह से, डिफरेंट हमारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इसको डिफ़ाइन किया। तो अगर हम RCOG जो रीसेंट गाइडलाइन है उसको देखें तो वो कहते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस हो गए। ठीक है। अगर आप ASRM या आप HRA की गाइडलाइन देखते हैं तो वो कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, तो उनको भी हम अगर आम जुबान में समझाना चाहें तो उसको 18 कहते हैं। ठीक है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से होती हैं, और ये ऐसी बात नहीं है कि अगर हो गया तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है, तो वो कहते हैं अब आप कभी जो है ना वो मां नहीं बन सकती, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो लेकिन उसका प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए, इवेल्युएशन के बाद टारगेट टेलर ट्रीटमेंट होता है, और बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुल भी होते हैं, और ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जिनके मल्टीपल टाइम्स मिसकैरेजेस हुए हैं, उसके बाद उनके नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई, हेल्दी बेबी है उनके पास। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि 70% हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो रूरल एरियाज में रहती है, या तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस है उनको। वो ये कहते हैं कि जब 2-3 मिसकैरेजेस हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो डॉक्टरों की जान छोड़ देते हैं, वो डिफरेंट किस्म के तवीज़ धागे और इस तरफ चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमें जो फ़र्क ही इससे पड़ा था। तो क्या ये रियलिटी है या मिथ है? देखिए, रियलिटी तो इसे मैं नहीं कह सकती, शिफा तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन अगर हम साइंस के लिहाज से देखें तो रिकरेंट मिसकैरेजेस का जो केस है, अगर उसमें एक पेशेंट अपना ट्रीटमेंट नहीं भी कराती किसी भी वजह से, तो उसमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने का फिर भी चांस है, एंड दैट इज़ क्वाइट हाई, 60-70% है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर उसके 2 या 3 मिसकैरेजेस हो गए तो उसके बाद वो कभी माँ नहीं बन सकती या उसको हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम उसको बगैर ट्रीटमेंट के भी छोड़ देते हैं तो स्टिल शी कैन बिकम प्रेग्नेंट एंड शी कैन गिव बर्थ टू अ लाइव एंड हेल्दी बेबी विदाउट मेडिकेशन भी। ठीक है, बट ये नहीं है कि आप इस वजह से आप ट्रीटमेंट ही ना करवाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एवेलुएट कराना बहुत ज़रूरी है, और जितने मिसकैरेजेस बढ़ते जाते हैं फ्यूचर मिसकैरेज का चांस उतना बढ़ता चला जाता है। अगर आपके किसी कपल के 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं तो थर्ड मिसकैरेज होने का चांस ऑलमोस्ट 28-29% है। किसी के 3 मिसकैरेजेस हो गए हैं तो आगे दोबारा मिसकैरेज होने का चांस जो है वो 33% तक चला जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आप टाइमली अपनी वैल्यूएशन करा दें, जो कि साइंस भी कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं तो यू शुड गेट इवैल्यूएटेड। और जो ज़्यादा एजुकेटेड हमारे कपल्स हैं वो तो इवन फर्स्ट मिसकैरेज के बाद आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे साथ क्यों हुआ है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रीज़न इज़ नॉट नोन। कुछ केसेस हैं, 50% केसेस हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस में जिसमें हमें वजह पता है। ठीक है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो होता है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ट्रीटमेंट देना ज़्यादा ईजी होता है। यानी ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बिल्कुल, हर एक जैसा नहीं। इस तरह नहीं है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, के मतलब हम एक ही ट्रीटमेंट है जो सबको लिख दें। अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रैक्टिस भी चल रही है कि वो एक रिजीम लिखी हुई है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हैं तो सबको वो एक ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। जिसको बहुत ज़्यादा जो 18 जिसको लेबल कर रहे हैं या फिजिशियंस हमारे या डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं, तो वो उसमें खून पतला करने के इंजेक्शंस और मेडिसिन लिख देते हैं, टैबलेट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम इंसिडेंस देखें रिकरेंट मिसकैरेजेस में वो भी 20% के अराउंड है। सो अगर किसी पेशेंट को जो इसमें एक बीमारी है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं, अगर किसी को वो नहीं है और आप इसको यही ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके ट्रीटमेंट की वजह से उसकी वो सक्सेसफुल हुआ है। इसका ये मतलब है कि वो नेचुरली जो है वो कंसीव कर गया। तो और इसके और भी बहुत से रीजंस हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि 18 वाली जो औरत है वो जब बच्चा पैदा करती है वो बच्चा हमेशा कमज़ोर होता है, तो क्या ये रियलिटी है, कैसे ही होता है? नहीं, देखें इसमें जो एक कॉमन चीज़ आपको बताइए एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। ठीक है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, प्लेसेंटा की सर्कुलेशन इफेक्ट होती है, बेबी को ब्लड सप्लाई कम होती है, बेबी की ग्रोथ इफेक्ट होती है। अगर लकीली वो पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी अपनी एंड तक मुद्दत तक पहुंच जाती है, वो बेबी डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो वो बच्चों का चले उस वजह से रीज़न की वजह से वेट कम हो सकता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज के उसका वेट कम होगा। ऐसी मदर्स में हो सकता है लेकिन इट्स नॉट कि हर केस में ही वो बच्चा कमज़ोर होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर साहब, 18 की बीमारी को अगर ख़त्म करने का कोई आसान हल हो तो कैसे हो? अच्छा, आसान हल इसका ये है कि एक तो प्रॉपर इवैल्यूएशन है, ठीक है। एक आप जो है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और ट्राई टू फाइंड द कॉज। ठीक है। अगर 50% में हमें कॉज मिल सकती है, 50% में अननोन है, बट एटलीस्ट वो एक जो मेंटल पेशेंट के ऊपर ट्रॉमा है कि भी एक अनरेस्ट की सिचुएशन होती है कि क्या रीज़न है मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। और सेकंड जो है वो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है आवाम को कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस फीमेल को लेबल कर दिया जाए। हमारी सोसाइटी में ये भी होता है कि जी बाबे के पास ले जाओ, दम करा दो, दुरूद करा दो, दाई से इलाज करवा दो, जिस तरह आपने भी ऑलरेडी जिक्र किया। और यहाँ लोग क्या करते हैं कि उसको सोशली जो है उसको आइसोलेट करना शुरू कर देती है ऐसी खातून को। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको और नज़र से देखा जाता है, और नज़र से देखा जाता है। या कोई और खातून प्रेग्नेंट होती है तो उसको मना किया जाता है, स्पेशल तुमने उस घर में नहीं जाना, उस खातून से नहीं मिलना। तो ये कोई छूत की बीमारी तो है नहीं। तो पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है, जो कि रिकरेंट मिसकैरेज करवा रही हैं। और ये भी नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट भी मौजूद नहीं है। जब ट्रीटमेंट मौजूद है, जिस तरह बाकी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, आप इसका भी इलाज करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो अवेयरनेस, और उसके बाद जो है एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं और डेफिनेटली सक्सेस हो सकती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो 18 वाली पेशेंट होती हैं, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें इसको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए कि ये दोबारा जो है ना वो मिसकैरेजेस ना हो? देखिए, उस एहतियात में एक तो मेडिसिन हैं जो हमने बताया, कॉज अगर उसकी आइडेंटिफाई हो चुकी हुई है, जैसा टैबलेट है, खून पतला करने के इंजेक्शंस हैं, डॉक्टर्स प्रेगनेंसी सपोर्ट करने की मेडिसिन दे देते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट आती है, उसकी ज़रूरत है। क्लोज फॉलो अप डॉक्टर के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और बाकी अगर कुछ एडिशनल उसकी कोई हेल्थ कंडीशंस हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड का प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, उनको मैनेज करना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही है तो पहले वो डिजीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए और वही जो एहतियात डॉक्टर आपको बताते हैं उसको फॉलो करना है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में चूँकि हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, सफाई का वो म्यार नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड अगर लो हो जाए या उस तरह की सफाई अगर आप मेंटेन नहीं रख सकते, विजाइनल डिस्चार्जिंग है, लोकोरिया है, क्या वो भी काज बन सकता है रिकरेंट मिसकैरेजेस? देखिए, जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं वो एंडोमेट्रियम को डैमेज करते हैं। ठीक है। तो एंडोमेट्राइटिस की जो एक कंडीशन है वो रिकरेंट मिसकैरेज की एक रीज़न बन सकती है। ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सी रिसर्चेज अभी चल भी रही हैं। तो ज़ाहिर है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि यही रीज़न है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, 18 वाला जो पेशेंट होता है, इसके कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई टेस्ट कराने पड़े तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि कोई टेस्ट होने चाहिए या इसका कुछ स्कैन होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए? देखिए, इसमें ब्लड टेस्ट भी आते हैं, इसमें स्कैन भी आता है, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आती है। ठीक है। ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो एक्सट्रीम ऑफ वेट, BMI लेस देन 19, मोर देन 25, ये रीज़न बन सकता है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे पास थायराइड आता है, प्रोलैक्टिन आता है, PCOS आता है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये भी करती हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल में बात की जाए तो एक्सेसिव जो अल्कोहल इनटेक है, स्मोकिंग है, ठीक है, और कैफीन। ठीक है। अगर हम रिकरेंट मिसकैरेजेस में बात करें तो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डे अगर आप कैफीन का यूज़ करते हैं तो हम मना कर देते हैं कि जी आप अपने लाइफ को, अपने डाइट हैबिट्स को भी चेंज करें और लाइफ मॉडिफिकेशन कर लें अपनी। और इसी से रिलेटेड फिर हमारे ब्लड टेस्ट पे, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट में मज़ीद अगर हम कुछ ब्लड टेस्ट ऐड कर लें तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, उसका वर्कअप शामिल होता है, कुछ और थ्रोम्बोफिलियाज हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ और रीजंस होती हैं जो कि यूट्रस के स्ट्रक्चर को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। लाइक यूट्रस के अंदर बनावटी नुक्स है, एक सेप्टम है जिसको पर्दा है, यूट्राइन सेप्टम कहते हैं। ठीक। कभी कभार यूट्रस के अंदर कैविटी में सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं। तो इन सब को ट्रीट करेंगे तो इनके लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन एक अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट के साथ एक अल्ट्रासाउंड, दिस इज मैंडेटरी इन वर्कअप में। ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि अगर कोई 18 वाली पेशेंट है और उसको एक बच्चा हो गया नॉर्मली, उसके बाद भी बार बार ये इस तरह के रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं? देखिए, रिकरेंट हो सकते हैं डेफिनेटली। देखें, अगर तो वो अनडायग्नोस्ड है, क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं, अब लकीली उस बेबी में नहीं आई हैं, वो नेक्स्ट बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है।
तो इसी तरह से अगर उनके अंदर कोई थ्रोम्बोफिलिया चल रहे हैं, एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया जिसमें एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम बहुत कॉमन है, अगर वो उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करती हैं तो फिर तो नेक्स्ट हेल्दी प्रेगनेंसी का चांस विदाउट ट्रीटमेंट इस केस में तो 10% तक रह जाता है। ठीक है।